हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 की होने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है, जिसका नाम आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियंस पॉलिटिकल थ्योरी, इस सब्जेक्ट के आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। देखिए, अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है और आपके भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस बुक में भी, तो हम इसके जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में पूरी ही बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं ये वाली वीडियो के बाद ये वाली वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ, अपने एग्ज़ाम से पहले पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर पाएँ। ओके, तो आप तो लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ और अपनी स्टडी कर पाएँ। और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड विद आंसर देखने वाले हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके क्या आंसर हैं। चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, धर्म और धम के बीच समानता और अंतर का वर्णन कर। यानी धर्म और जो धम है उसके बीच जो समानता है और जो अंतर है उनका वर्णन आपको करना है। इस क्वेश्चन के परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप लिखेंगे, धर्म और धम भारतीय परंपरा के दो महत्वपूर्ण अवधारणा हैं, जो व्यक्तिगत जीवन, समाज और राजनीति के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ी हैं। यानी ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय जो महत्व है उसके लिए। और ये दोनों ही जो व्यक्तिगत जीवन है और जो समाज है और जो राजनीति है उससे संबंधित है, उन सभी पहलुओं को कवर करती हैं। ठीक है, धर्म संस्कृति का शब्द है, जबकि धम पाली भाषा का। यानी देखिए, जो धर्म है वो संस्कृति का शब्द है और जो धम है ये पाली भाषा का शब्द है। ये दोनों शब्द धार्मिक नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था का संकेत देते हैं, परंतु इसके बीच बारीकी समानता और अंतर है। यानी देखिए, जो दोनों ही चीज़ें हैं, यानी धर्म और धम दोनों ही जो हैं वो हमारी धार्मिक और नैतिकता से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनके बीच में बहुत बारीकी समानता है और बहुत ही बारीक अंतर है। अब हम उसी अंतर के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ज़्यादा छोटा है। जैसे कि धम और धर्म के बीच समानताएं, पहले हम देखेंगे कि क्या क्या समानताएं हैं। तो पहले हम देखेंगे नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था। यानी नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था के ऊपर ये दोनों ही समान देखने को मिलते हैं। किस तरह से? इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, धर्म और धम दोनों का मुख्य उद्देश्य समाज में नैतिकता और सदाचार को स्थापित करना है। यह व्यक्तिगत आचरण को नियंत्रित करते हुए समाज में शांति और समरसता बनाए रखने का प्रयास करती है। यानी देखिए, दोनों का जो रोल है वो यही है कि समाज में नैतिकता और समाज जो है उसको स्थापित किया जा सके, समाज में शांति बनाई जा सके, और दोनों को जो है, दोनों का पर्पस शांति बनाने का ही है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे न्याय और कर्तव्य का सिद्धांत। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, दोनों ही विचारधाराएं कर्तव्य और न्याय पर आधारित हैं। धर्म में इसमें धार्मिक कर्तव्य कहा जाता है, जबकि धम में यह बौद्ध नैतिकता के रूप में प्रकट होती है। यानी देखिए, दोनों का जो कर्तव्य है और न्याय है दोनों के अंतर्गत आता है। जो धर्म में न्याय और कर्तव्य है उसे हम धार्मिक कर्तव्य कहते हैं, और जो धर्म होता है, धर्म में जो होता है उसे बौद्धिक नैतिकता के रूप में कहा जाता है। लेकिन बात दोनों की एक ही है, दोनों में एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, धर्म और धम दोनों व्यक्तियों को समाज के साथ सामंजस्य बिठाने का मार्गदर्शन देते हैं। इसके द्वारा अनुशासन, प्रेम और सह अस्तित्व का संदेश दे मिलता है। यानी देखिए, इसके द्वारा जो अनुशासन है, प्रेम है और जो सह अस्तित्व की भावना होती है उसको विकसित कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आध्यात्मिकता और नैतिकता का विकास, की किस तरह से आध्यात्मिकता और नैतिकता का विकास होता है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, दोनों ही व्यक्तियों के आंतरिक और माध्यमिक विकास पर बल देते हैं। धर्म में यह आध्यात्मिक साधना के माध्यम से होता है, जबकि धम्म में ध्यान और मैत्री भावना के माध्यम से। यानी देखिए, जो धर्म होता है उसमें ये आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से होता है, और जो धम्म होता है उसमें ध्यान और मैत्री की जो भावनाएं होती हैं उनके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे धर्म और धम्म के बीच अंतर। यानी जो धर्म और धम्म है इसके बीच में क्या अंतर है। तो पहला हम देखेंगे परिभाषा और दायरा। किस तरह से जो धर्म है, धर्म व्यापक और बहुआयामी है। यह धार्मिक विश्वासों, कर्मकांडों, सामाजिक नियमों और दार्शनिक दृष्टिकोणों का समर्थन करता है या फिर समावेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे धम मुख्यतः बौद्ध परंपराओं में नैतिकता और जीवन के मार्गदर्शन का प्रतीक है। यह सरल और व्यवहारिक जीवन के नियमों पर आधारित है। यानी देखिए, जो बौद्ध धर्म है या फिर ये कहें
जो धम्म है वो बौद्ध के नैतिकता और जीवन के आसपास घूमता हुआ हमें दिखाई देता है, और इसमें बहुत ज़्यादा सरल जीवन जीने के लिए और नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है, यानी बहुत सरल जीवन जीने के लिए इसमें कहा जाता है। अब हम देखेंगे धार्मिक और नैतिक पहलू, यानी जो हमारे धार्मिक और नैतिक पहलू हैं इसके अंतर्गत देखेंगे धर्म। इसमें देवी देवताओं की पूजा, अनुष्ठान और धार्मिक ग्रंथों का पालन किया जाता है, यानी जो देवी देवताएं होते हैं और जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनका पालन किया जाता है, उनको पढ़ा जाता है, ठीक है। और जो धम्म होता है इसमें ईश्वर की पूजा का अभाव है और नैतिकता, करुणा और ध्यान पर जोर दिया जाता है, यानी इसमें ईश्वर की पूजा नहीं की जाती, सिर्फ नैतिकता, करुणा और ध्यान पर केंद्रित होता है ये, ठीक है। अब हम देखेंगे दर्शन और उद्देश्य। धर्म में आत्मा पुनर्जन्म, मोक्ष और ईश्वर के सिद्धांत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और धर्म है इसमें दुख के, तृष्णा के और जो निर्वाण है इसके ही सिद्धांत पर बल दिया जाता है। अब हम देखेंगे व्यवहारिकता और आध्यात्मिकता। इसके अंतर्गत हम देखेंगे धर्म, यह धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं से जुड़ा होता है, ठीक है। धर्म जो है धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ होता है, और जो धर्म होता है ये व्यक्तिगत अनुभवों और नैतिक जीवन पर आधारित होता है, ठीक है। अब हम अगर समाज में भूमिका के आधार पर देखें तो धर्म जो होता है, धर्म समाज के विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म और आदि बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो बटे हुए हैं, ठीक है। अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म एक सार्वभौमिक नैतिकता दृष्टिकोण प्रदान करता है जो जाति और धर्म से परे है, यानी देखिए जो धर्म है उसमें कोई भी जाति, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होता, वो सभी पे एक जैसा लागू होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं धर्म और धम्म दोनों ही भारतीय परंपराओं और सभ्यताओं का अभिन्न हिस्सा है। जैसे कि अभी हमने देखा, दोनों ही धम्म हो या धर्म हो, दोनों ही जो भारतीय परंपराएं हैं, सभ्यताएं हैं, उसमें महत्वपूर्ण है। धर्म जहाँ धार्मिक आस्था और कर्मकांडों पर आधारित है, वहीं धम्म नैतिक और आत्मनिरीक्षण पर केंद्रित है, यानी जो धर्म होता है वो धार्मिक कर्मकांडों और धार्मिक स्थानों से संबंधित होता है, और जो धम्म होता है वो नैतिकता, आत्मनिरीक्षण से संबंधित होता है। दोनों का उद्देश्य मानव जीवन को नैतिकता, सह अस्तित्व और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलाना है। धर्म और धम्म के इन विचारों से व्यक्तियों और समाज में संतुलन और शांति प्राप्त होती है, यानी दोनों से ही जो समाज है उसमें शांति और जो संतुलन है वो प्राप्त हो पाता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में सरकार के गैर राजशाही रूपों का कामकाजों का मूल्यांकन करें, यानी प्राचीन भारत में जो सरकार के गैर राजशाही जो रूप हैं उनके जो कामकाज हैं उनका आपको मूल्यांकन करना है। इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, प्राचीन भारत में राजनीतिक संरचनाओं केवल राज्यों और साम्राज्यों तक सीमित नहीं था, इसके अतिरिक्त गैर राजशाही रूप जैसे गणराज्य और जनपद भी राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा थे। यह संस्थाएं सामूहिक निर्णय निर्माण और जन भागीदारी पर आधारित थे, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों प्रारंभिक झलक देते थे। इस उत्तर में हम प्राचीन भारत में गैर राजशाही रूपों के कामकाजों और उसके महत्व का मूल्यांकन करेंगे। चलिए फिर इनका मूल्यांकन करते हैं कि किस तरह से आप लिख सकते हैं। गैर राजशाही सरकारों के प्रमुख रूप कौन कौन से प्रमुख रूप थे? तो पहला आप लिखेंगे गणराज्य। प्राचीन भारत में गणराज्य जैसे संघ और गण कहा जाता था सामूहिक शासन के रूप में। इसमें प्रमुख उदाहरण हैं लक्षवी, शाक्य, वच्छी, संघ आदि। देखिए जो पहले थे वो गणराज्य यानी संघ और गणों के रूप में थे, और ये सामूहिक शासन के रूप में कार्य करते थे। उदाहरण के रूप में आप लक्षवी लिख सकते हैं, शाक्य लिख सकते हैं, वंची लिख सकते हैं, ठीक है। इन गणराज्यों में प्रशासन सभा के माध्यम से संचालित होता था, जिसमें सदस्य सामूहिक रूप से निर्णय लेते थे, यानी जो शासन चलाया जाता था वो सभा द्वारा चलाया जाता था। अब हम देखेंगे जनपद। जनपद में आप लिख सकते हैं जनपद प्राचीन भारत में क्षेत्रीय प्रशासन की इकाई है, यानी जो जनपद है वो प्राचीन भारत में क्षेत्रीय प्रशासन की इकाई माना जाता था। नेक्स्ट आप लिखेंगे यह क्षेत्रीय रूप से संगठित स्वायत्ता इकाई थी जो स्थानीय प्रशासन और संसाधन प्रबंधन में सक्रिय थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे लोकतांत्रिक परंपराएं। यह संस्थाएं स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करती थी, ठीक है। अब आगे आप लिखेंगे सामूहिक नेतृत्व, मत विनिमय और सहमति आधारित निर्णय निर्माण प्रमुख विशेषताएं थी इसकी, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसमें गैर राजशाही रूप में कामकाज का मूल्यांकन, यानी जो गैर राजशाही थी उसके रूप में किस तरह से जो कामकाज था उसका मूल्यांकन किया जाता था। तो पहले हम देखेंगे सकारात्मक पहलू। सकारात्मक पहलू में पहला आप लिखेंगे सहभागी शासन। किस तरह से सहभागी शासन, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे इन व्यवस्थाओं में नागरिकों की सीधी सहभागिता होती थी, यानी वो डायरेक्ट ही इसमें भागीदार बनते थे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे शासन के निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे, जो समानता और स्वतंत्रता की भावना को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे न्यायिक प्रक्रिया। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे गणराज्य में न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी और लोकतांत्रिक थी, यानी गणराज्य में जो न्यायिक प्रक्रिया होती थी वो पारदर्शी और लोकतांत्रिक होती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विवादों का निपटारा सभा के माध्यम से किया जाता था, यानी जो जो भी विवाद होता था, कोई भी मुद्दा होता था, तो उसके ऊपर सभा द्वारा उसको निपटाने का कार्य किया जाता था। अब हम देखेंगे स्थानीय प्रशासन। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं जनपदों में स्थानीय स्तर पर प्रशासन का कार्यभार संभाला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें समाज में आत्मनिर्भरता और स्थानीय शासनों का बेहतर प्रबंधन था, यानी देखिए इसमें समाज में जो आत्मनिर्भरता होती है और जो स्थानीय प्रशासन का बेहतर प्रबंधन देखा जा सकता था इनके अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक समावेशिता। किस तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक समावेशिता थी, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे गणराज्य और जनपद बहु सांस्कृतिक और बहुधार्मिक समाज के लिए अनुकूल थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यह संस्थाएं विभाजन के बजाय एकता और सह अस्तित्व पर जोर देती थी, यानी ये विभाजन पर नहीं सह अस्तित्व पर जोर देती थी और सब एक साथ मिलकर कार्य करते थे। अब हम देखेंगे इसके नकारात्मक पहलू, कि इसके जो नकारात्मक पहलू हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं सीमित भागीदारी। सीमित भागीदारी किस तरह से, इन व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को समान अधिकार नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कई गणराज्यों में निर्णय निर्माण का अधिकार केवल कुलीन वर्ग के पास था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गणराज्य थे जिनमें निर्णय निर्माण यानी क्या होना है और क्या नहीं होना उसका जो अधिकार था वो सिर्फ कुलीन वर्ग के पास होता था, यानी उच्च वर्गीय के पास। ठीक है, अब हम देखेंगे आंतरिक संघर्ष। सामूहिक निर्णय निर्माण में मतभेद और आंतरिक विवाद सामान्य थे, यानी कोई कुछ कहता था कोई कुछ कहता था, ऐसी स्थिति हम देख सकते थे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे कभी कभी यह संघर्ष गणराज्य की स्थिरता को नुकसान पहुंचाता था और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता था, ये जो संघर्ष होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे राजनीतिक अस्थिरता। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे बाहरी आक्रमण और सैन्य शक्ति की कमी के कारण कई गणराज्य लंबे समय तक टिक नहीं पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मौर्य और गुप्त साम्राज्य के उदय के साथ इसकी शक्ति क्षण हो गई, यानी देखिए जब मौर्य और गुप्त साम्राज्य विकसित हुए, या ये कहे मौर्य और गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, तो इसकी शक्ति भी खत्म हो गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सीमित सैन्य शक्ति। किस तरह से इनकी सीमित सैन्य शक्ति थी, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यह व्यवस्थाओं में संगठित सैन्य शक्ति का अभाव था, जो इन्हें बाहरी आक्रमणों से के प्रति कमज़ोर बनाती थी, यानी देखिए इनके पास जो सैन्य शक्ति थी वो बहुत कमज़ोर थी। इस वजह से जो बाहरी आक्रमण होते थे उसके सामने ये झुक जाते थे, या ये कहें उसका ये सामना नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे महत्व और योगदान। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे प्रारंभिक लोकतांत्रिक अवधारणा। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे प्राचीन भारतीय गणराज्य लोकतांत्रिक शासन की प्रारंभिक झलक प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हम देखेंगे यह आधुनिक लोकतंत्रों के विकास में प्रेरणा का स्रोत मानी जा सकते हैं, यानी जो आधुनिक लोकतंत्र है उसके विकास में इन्हें हम प्रेरणा का स्रोत मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के अंतर्गत आप लिखेंगे इन व्यवस्थाओं ने समाज में सामूहिक निर्णय और न्याय की अवधारणा को मजबूत बनाया। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे गणराज्य और जनपद व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक समृद्धि के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की ओर चलेंगे। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं प्राचीन भारत में गैर राजशाही सरकारों ने समाज में संगठित और प्रगतिशील बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस तरह से, ये अभी हमने देखा जो गैर राजशाही शासन है उसने समाज को संगठित और प्रगतिशील बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यद्यपि यह व्यवस्था कम समय के साथ समाप्त हो गई, क्योंकि ये धीरे धीरे समय के साथ साथ समाप्त हो गई जब मौर्य और गुप्त राजवंश आए, लेकिन उन्होंने शासन की लोकतांत्रिक और नैतिक परंपराओं को स्थापित किया, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो समाज में लोकतांत्रिक और नैतिक परंपराएं हैं वो आज भी जीवित हैं। इनका अध्ययन भारतीय राजनीति के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी वजह से ही हमें पता चलता है कि भारतीय जो राजनीति है उसमें किस तरह से क्या क्या चीज़ें आई और किस तरह से इसका विकास हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल के वर्ण व्यवस्था की चर्चा करें। यानी वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी आपको चर्चा करनी है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, इस बारे में आपको चर्चा करनी है। चलिए परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिखेंगे वैदिक काल, जो कि हमारा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। भारतीय समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। इस काल में सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित और संगठित करने के लिए वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। यानी देखिए, जो सामाजिक व्यवस्था है उसको व्यवस्थित करने के लिए और जो संगठन है उनको बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था का स्थापना हुई या वर्ण व्यवस्था बनाई गई। यह व्यवस्था समाज को 4 प्रमुख वर्गों या ये कहें वर्णों में विभाजित करती है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में 4 ही वर्ग हैं जो व्यक्तियों के कर्म, गुणों और क्षमता पर आधारित मानी जाती है। यानी देखिए, ये शुरू में जो व्यक्ति के कर्म होते हैं, गुण होते हैं और जो क्षमता होती है उस पर आधारित ही वर्ण व्यवस्था। वो बात अलग है, आगे चल के ये जन्म पर आधारित हो जाती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था का स्वरूप, यानी वर्ण व्यवस्था का स्वरूप कैसा था। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्थान पे आते थे वो होते थे ब्राह्मण, क्योंकि ये लोग जो थे ये ज्ञान और संरक्षण करते थे। यानी ज्ञान अर्जित करना और जो भी पढ़ाई वगैरह की चीज़ें हैं वो ब्राह्मण लोगों द्वारा ही की जाती थी, इसलिए इन्हें सबसे पहले वाले स्थान पर रखा जाता था। ठीक है, यह वर्ण ज्ञान, शिक्षा और धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़े थे, क्योंकि यही ज्ञान लेते थे, शिक्षा लेते थे और जो धर्म होता है उसका प्रचार प्रसार करने का कार्य इन्हीं का था। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन और यज्ञ आयोजन करते थे। यानी देखिए, ब्राह्मण जो होते थे वही वेदों का अध्ययन करते थे और यज्ञ जो होते थे उनका आयोजन करते थे। फिर उसके बाद में आते थे क्षत्रिय, जो कि शक्ति या फिर संरक्षण का कार्य करते थे या ये कहीं शासन का कार्य करते थे। एक तरह से कह लो राजा। ठीक है, जो राजा होते थे वो इसमें आ जाते थे कि क्षत्रिय हैं, वो युद्ध वगैरह कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें। क्षत्रिय वर्ग का कार्य समाज की रक्षा करना और शासन का संचालन करना था। राजा, योद्धा या प्रशासक इसकी वर्ग के आते थे। यानी देखिए, इस वर्ग के अंतर्गत राजा हो गए, योद्धा हो गए, प्रशासन वाले हो गए या फिर जो सरकार चला रहे हैं वो लोग हो गए, ये सभी इसके अंतर्गत आते थे, जो कि सेकंड नंबर पर आते थे ब्राह्मणों के बाद में। फिर आते थे हमारे वैश्य। वैश्य का मतलब है जो आर्थिक संरक्षण करते हो, यानी आर्थिक रूप से कार्य करते थे, उन्हें वैश्य कहा जाता था। यह वर्ग कृषि, व्यापार, पशुपालन और आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते थे। यानी ये लोग जो थे वो कृषि करना, व्यापार करना, पशुपालन करना और आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको करते थे। वैश्य समाज की आर्थिक रीढ़ मानी जाती हैं और वैश्य द्वारा ही जो आर्थिक चीज़ें हैं वो की जाती थी, इसलिए इन्हें थर्ड नंबर पर रखा जाता था। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड या कामकाज से रिलेटेड कृषि हो गई, व्यापार हो गया, जो भी हो गया वो वैश्य द्वारा किया जाएगा। फिर लास्ट में आते थे शूद्र, जो कि हमारे फोर्थ नंबर पर, लास्ट वाले नंबर पर होते थे और इन्हें सेवा प्रदान करते थे। यानी देखिए, ये जो शूद्र है ये लास्ट यानी फोर्थ नंबर पर होते थे और इनसे पहले जो 1, 2 एंड 3 यानी इन तीनों वर्गों की ये सेवा करते थे। ये लोग जो हैं ये सेवा क्षेत्र में आते थे। शूद्र वर्गों का कार्य अन्य 3 वर्गों की सेवा करना था, जैसे अभी मैंने बताया। इन्हें श्रम और सेवा के कार्य के लिए नियुक्त किया जाता था। यानी जो झाड़ू लगाना हो गया, पोछा लगाना हो गया, नौकरों की तरह इन्हें नियुक्त किया जाता था या नौकरों की तरह इन्हें ट्रीट किया जाता था। यानी देखिए, अगर गली है, गली में जो नाली साफ करना है, नाले साफ करना है, ये सभी जो कार्य होगा वो शूद्रों का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषताओं में आप लिखेंगे कार्य आधारित विभाजन। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म और गुण पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। यानी देखिए, प्रारंभ में जो ये वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म और गुण पर आधारित थी। अगर आपके गुण अच्छे हैं और आप इतनी बुद्धि रखते हैं कि ज्ञान अर्जित कर सकें, पढ़ सकें, तो आप ब्राह्मण बन जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इतनी शक्ति रखते हैं, इतना बल रखते हैं, तो आप सेना में चले जाइए, तो आप सैनिक बल में आ जाएंगे। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सेवा ही कर सकते हैं, नाली साफ कर सकते हैं या फिर कोई अन्य सेवा कर सकते हैं, तो फिर आप लोग शुद्र आ जाइए। तो ये जो था ये जन्म पर आधारित नहीं था, कर्म पर आधारित था। ठीक है, व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार का वर्ण बदल सकता था। यानी अगर वो पहले शूद्र है लेकिन वो युद्ध कला सीख ले और वो युद्ध करने लग जाए तो वो क्षत्रिय बन जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक संतुलन का प्रसार। किस तरह से सामाजिक संतुलन का प्रसार हुआ, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं यह व्यवस्था समाज में सभी वर्गों को उनके कार्यों के अनुसार संगठित करने का प्रयास करती थी, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया ये कार्यों पर आधारित थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे धार्मिक आधार। धार्मिक आधार के अंतर्गत आप लिखेंगे वर्ण व्यवस्था का आधार वेदों में उल्लेखित जो भगवान ब्रह्मा हैं उनके आधार पर इन्हें बांटा गया है। यानी भगवान जो ब्रह्मा है, जैसे उनकी बॉडी है तो उनका जो
हेड है यानी जो सर है उससे बने ब्राह्मण, क्योंकि करते हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं और पढ़ाई लिखाई का काम हमारे दिमाग से होता है। फिर उसके बाद में आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय जो बने वो उनकी बाजुओं से बने, ब्रह्मा की बाजुओं से, क्योंकि जो ब्रह्मा है उनकी बाजुओं में क्या है, शक्ति है। तो इसलिए क्षत्रिय जो होते हैं वो, क्योंकि लड़ने वड़ने का काम जो करते हैं वो हाथों से ही तो करते हैं, तो इसीलिए क्षत्रिय जो हैं वो हाथों से बने हैं। अब ये मत बोलना पैरों से भी लड़ लेते हैं, वो बात अलग है, आप लोग लड़ लेते हो तो पैरों को काउंट मत करना, ठीक है। उसके बाद में बने वैश्य। वैश्य जो हैं वो हैं बने, वैश्य हैं वो पेट और जांघों से बनाए बने हैं, क्योंकि देखिए कृषि करने के लिए पेट की भी आवश्यकता होती है क्योंकि हम उसमें खाते हैं, और जांघों की क्योंकि उसमें बल लगता है, ठीक है, इसलिए वो जांघों से बने हैं। फिर उसके बाद में आते हैं शूद्र, जो कि पैरों से बने हैं, जो सबसे नीचे वाले स्थान पे होते हैं, क्योंकि हमारे पैर जो होते हैं वो सबसे नीचे होते हैं, इसीलिए शूद्रों को भी सबसे नीचे रखा गया है। अब आपको आई होप समझ में आ गई होगी ये किस तरह से पुरुषों के अंग से बने हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे परिणाम और प्रभाव, यानी इसका जो परिणाम है और इसका जो प्रभाव है। तो पहले हम देखेंगे प्रारंभिक काल। इसमें आप लिखेंगे सामाजिक श्रम विभाजन से में कुशलता और सामान्यता बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे धर्म शासन व्यवस्था और श्रम का संतुलन स्थापित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल की गिरावट। किस तरह से उत्तर वैदिक काल में गिरावट आई, समय के साथ यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई और सामाजिक असमानता का कारण बनी, क्योंकि जैसे जैसे मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है, जैसे जैसे समय बीतता गया ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर होगी, जिसकी वजह से समाज में असमानता पैदा होने लगी, ठीक है। अब हम देखेंगे शूद्रों और निम्न वर्गों के साथ भेदभाव होने लगा था या भेदभाव बढ़ गया था, क्योंकि फिर अब जो व्यक्ति है वो जन्म के आधार पर हो गया था कि जिसमें जन्म उसका हो गया तो वो उसी जाति में रहेगा, वो चीज़ अब बढ़ने लगी थी, इसी वजह से उनके साथ भेदभाव होता था, ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में समाज में उचित विकास और संगठन के लिए उपयोगी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित हो गई और सामाजिक अन्याय का कारण बनी। इसका विश्लेषण भारतीय समाज की विकास यात्रा को समझने में सहायक है। यानी देखिए जो भारतीय समाज की यात्रा है उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो वर्ण व्यवस्था थी वो पहले कर्म के आधार पर आई, ताकि समाज को बाँटा जा सके और सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके, सिर्फ़ इसका उद्देश्य यही था। लेकिन वो धीरे-धीरे समय के साथ में वो जन्म के आधार पर हो गए, और जिस चीज़ को समाज को सुव्यवस्थित चलाने के लिए बनाया गया था, वही चीज़ समाज में आगे चल के समस्याएँ क्रिएट करने लगी। क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करती है और जो छुआ-छूत जैसी समस्याएँ हैं वो पैदा कर देती है, ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चन्स हैं वो हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, ओके? आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी फॉर मोर वीडियोस आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेम्बरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेम्बरशिप ज्वाइन करेंगे, मैं आप सभी को आपके सेमेस्टर से रिलेटेड मैंने जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए हैं उनके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।